अब आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाती है, उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। बीइंग एन अकाउंटेंट हमें उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। तो वही हमारा आज का प्रोसीजर है और वही हमारी आज की लर्निंग है। तो हम शुरू करते हैं जीएसटी। ठीक, अब ये मैप है हिंदुस्तान का। हम कोई जियोग्राफी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम मैप देख रहे हैं क्योंकि जीएसटी पढ़ने के लिए हमें इस मैप की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, शुरू में यहां से करती हूँ कि हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल के पास अपने कुछ काम होते हैं, स्टेट लेवल के पास अपने काम होते हैं। और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, मतलब जो कमाई है, वो हमसे ही होती है। हम कोई भी इसका चालान बन जमा करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाता है। हम टैक्सेस जमा करते हैं, उनके पास जाता है। हम कोई जमीन खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, उसका जो स्टैंप ड्यूटी है वो उनके पास जाता है। इस तरीके से बहुत तरीकों से गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है अपने काम पूरे करने के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला दो, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। तो अब से पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने कई सारे छोटे छोटे टैक्सेस हम पे लगा रखे थे, अलग अलग तरीकों के, और वो कलेक्शन उनके लिए रेवेन्यू का काम करता था। स्टेट गवर्नमेंट ने अलग लगा रखे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग लगा रखे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, 2017 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, इसका मतलब है अगर देश एक है तो टैक्स एक होना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे कई सारे, सारे नहीं खत्म किए उन्होंने, फिर भी कई सारे टैक्सेस उन्होंने खत्म कर दिए और उसकी जगह एक टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले गुड्स के लिए सेल टैक्स होता था, सर्विस के लिए सर्विस टैक्स होता था, और बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे। सब हटा करके गुड्स और सर्विसेज को क्लब कर दिया और बना दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप किसी को माल बेच खरीद कर रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा, और अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा। बात समझ में आ गई? अब इतनी सारी आइटम्स हैं, हर आइटम के लिए अलग अलग रेट होना चाहिए। जो रेट अगर दवाई पे है तो वो खाने पे नहीं हो सकता, जो खाने पे है वो एजुकेशन पे नहीं हो सकता, एजुकेशन वाला कपड़े पे नहीं हो सकता, कपड़े वाला राशन पे नहीं हो सकता। हर चीज के अलग अलग रेट्स। तो गवर्नमेंट ने एक पूरा नोटिफिकेशन निकाला, लिस्ट निकाल दी कि किस आइटम स्लैब पे कौन सा रेट लगेगा। किसी पे 2%, किसी के 5, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 22, इस तरीके से रेट्स लगा दिए। ठीक, अब उससे क्या हुआ कि अब जब भी हम वो उनमें से कोई काम करते हैं और हमें पता है कि हमें जीएसटी पे करना है, हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर देते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच जाता है। ये हो गई यहां तक की बात। अब चलते हैं हम इसका एक कदम और आगे। अब जीएसटी कौन लगाता है, कौन पे करता है? अब एक कोई सेलर है जो माल बेच रहा है। ठीक है, मिस्टर एक्स एक सेलर है। वो क्या करेंगे, मिस्टर एक्स एक सेलर है। जब वो अपना किसी को माल बेचा, ये सेलर है, जब ये माल बेचेंगे तो उसका बिल बनेगा। जब बिल बन गया तो जो भी बिल का अमाउंट बना उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। कौन से रेट से? जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से उनके लिए रेट बन रहा है, 2%, 5, 8, 18, 10, जो भी रेट बन रहा है उस हिसाब से वो उस पर जीएसटी लगाएंगे। जीएसटी भी लगा करके यहाँ पर फिगर लिख दी, जो टोटल अमाउंट बना उतने का बिल उन्होंने अपने परचेजर को, जिसने माल खरीदा है, उसको दे दिया। अब जब परचेजर इनको पेमेंट करेगा तो ये बिल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, यानी कि ये टोटल पूरी पेमेंट करेगा। जब ये पूरी पेमेंट इनके पास आ जाएगी, मान लेते हैं ये 100 रुपए था और उसके ऊपर 2 रुपए जीएसटी लगा, तो हमने 102 रुपए परचेजर से मांगे। जो 100 रुपए उसने दिए वो तो मिस्टर एक्स ने अपने लिए रख लिए, और ये जो 2 रुपए उसने दिए ये मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर दिया। तो ये सरकार के पास ही 2 रुपए पहुंच गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट नंबर 2, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर। अब मिस्टर एक्स कोई माल बेच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, और मिस्टर एक्स कोई सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, ये भी हो सकता है। सेलर या सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करता है और जो परचेजर है वो पे करता है। तो ये परचेजर ने पे किया और उसके बाद सेलर देन डिपॉजिट्स इट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सेलर ने ये इकट्ठा किया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो जो सेलर है उसने कलेक्ट कर लिया, परचेजर्स ने पे कर दिया, सेलर ने कलेक्ट कर लिया और करने के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के जमा कर दिया। अब तीसरा पॉइंट कहता है, चौथा पॉइंट, दैट इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स को सिंपल टर्म्स में आप ऐसा समझिए
कि अभी जो सेलर था उसने आगे माल बेचा, ठीक है, 100+2 पे 100 रुपए का माल था, 2 रुपए जीएसटी लगा के उसने बेच दिया, और परचेजर ने इसको कितना दे दिया, 100+2 पे कर दिया। 100 रुपए सेलर ने अपने पास रख लिए और 2 रुपए उसने जीएसटी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डाल दिए। अब लेकिन ये जो यहाँ सेलर है, जो आज माल बेच रहा है, इसने ये माल किसी से खरीदा भी तो होगा, या तो उसने यही माल खरीदा होगा और आगे बेच रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रेडर, और या उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उसका कुछ मैन्युफैक्चर किया होगा, फिर आगे बेच रहा होगा, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर। मगर दोनों ही तरीकों में उसने पीछे से कुछ माल खरीदा है, जिसको असेंबल करके ये नया माल वो बनाकर बेच रहा है, या वही वाला एज इट इज बेच रहा है। इसका मतलब यही जो सेलर है, ये एक पॉइंट पे परचेजर भी है, राइट। और जब ये माल खरीद रहा है, इसका मतलब पीछे कोई और बैठा है जिसने इसको माल बेचा। तो जब पीछे वाले ने इसको माल बेचा, तो उसने भी अपने बिल अमाउंट में जीएसटी जोड़ा, राइट। वो जीएसटी इस परचेजर ने इसको पे किया ना किया। तो गवर्नमेंट ये कहता है कि फाइनली आपको मुझे जितना जीएसटी पे करना है, उसमें से आप वो वाले जीएसटी को माइनस कर सकते हैं जो आप हमें ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो आपने इस जीएसटी में जो भी रुपया पे किया था, मान लीजिए क्योंकि हम यहाँ 2 ले रहे हैं, 1 रुपया ले लेते हैं, तो अगर आपने 1 रुपया मुझे ऑलरेडी पे किया हुआ है और आपको अब फाइनल मुझे 2 रुपए देने हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 2 में से 1 आप ऑलरेडी दे चुके हो, केवल 1 रुपया आप मुझे और दे दीजिए। आपके पास से मुझे 2 रुपए मिलने थे, 1 मुझे उस तरीके से मिल गए, 1 मुझे इस तरीके से मिल गया, मेरा काम खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट हमें डबल टैक्स नहीं करता है, इसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, कि आपने जितने आगे वैल्यू का एडिशन किया, उसके ऊपर जितना एडिशनल जीएसटी बन रहा है, एडिशनल जीएसटी केवल हमको उतना दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर। चौथा पॉइंट है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल। ये लिखा है मैंने, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप हिंदुस्तान को देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टेट्स हैं। ये एमपी हो गया, ये ब्लॉक उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान है, गुजरात है, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स हैं। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट 2 लेवल की है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, तो जो भी रेवेन्यू आएगा वो दोनों ही, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेवल्स पे बांटा जाएगा। अब वो कैसे बांटा जाएगा, उसके लिए ये बाइफर्केशन बनाया गया है, जो कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल और ये इसका इंट्रा और इंटर स्टेट सेल का। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब हम इसको पढ़ते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों एक ही स्टेट के भीतर है, मतलब एक ही शहर भी हो सकता है, 2 अलग अलग शहर भी हो सकते हैं, 2 गांव भी हो सकते हैं, 2 जिले भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेट है वो एक ही रहेगा। जैसे हम अगर एमपी हमने पकड़ा है, तो एमपी के लिए हम ग्वालियर बोल सकते हैं और जबलपुर बोल सकते हैं, इंदौर बोल सकते हैं, भोपाल बोल सकते हैं। ग्वालियर का माल ग्वालियर में ही बिक रहा है, इंट्रा स्टेट। ग्वालियर का माल जबलपुर बिक रहा है, इंट्रा स्टेट। इंदौर का जबलपुर भोपाल कहीं बिक रहा है, इंट्रा स्टेट। इसका मतलब है अगर एक ही स्टेट के भीतर हो रहा है उसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है उस केस को हम कहते हैं इंटर स्टेट। जैसे स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, ये क्या चीजें होती हैं, एक का दूसरे से, इंटर स्कूल मतलब एक स्कूल और दूसरा स्कूल आपस में, इंटर हाउस एक हाउस और दूसरा हाउस आपस में। बात समझ में आ रही है। सेम उसी तरीके से इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट और दूसरा स्टेट, जो बेच रहा है वो अलग स्टेट है और जो खरीद रहा है वो अलग स्टेट है। तो ऐसे केसेस में इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जैसे अब यूपी का ले लेते हैं, लखनऊ ले लेते हैं, ठीक है, ग्वालियर लखनऊ कोई कॉम्बिनेशन हो गया, साथ ही में राजस्थान का जयपुर ले लीजिए, आप किसी का भी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना, उड़ीसा का राउरकेला ले लीजिए। अगर इनका आपस में कोई भी हो रहा है ट्रांजैक्शन, खरीद बेच का, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, दोनों, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, वेरी गुड। तो जितना सीखा उसको एक बार कलेक्ट करूंगी। सबसे पहले वन नेशन वन टैक्स, छोटे छोटे कई टैक्सेस को हटा करके एक टैक्स डाल दिया गया जिसका नाम है जीएसटी। सन 2017 में ये टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था। दूसरा,
जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, जो बिल बनाता है, पार्टी सामने वाली पार्टी को देता है, वो अपने बिल में जीएसटी लगाता है, और जिसने माल खरीदा है या सर्विसेज ली है वो बाकी पेमेंट के साथ जीएसटी की पेमेंट करता है। पॉइंट नंबर 3, जो सेलर है वो जीएसटी वाला अमाउंट सरकारी विभाग में जमा कर देता है। पॉइंट नंबर 4, लेकिन जमा करने से पहले अगर उस सेलर ने भी कोई जीएसटी पे कर रखा है, जब वो परचेजर कैटेगरी में था उसने कोई जीएसटी पे कर रखा है, तो अब जितना जमा करना है उसमें से आप उसको हटा सकते हैं, और हटाने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है तो आप उसको जमा कर दीजिए। और अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं बच रहा है, ऑलरेडी आप ज्यादा जमा कर चुके हैं, कई बार ऐसा होता है ज्यादा जमा किए हुए हैं, तो आपको फिर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जितना भी एक्स्ट्रा जमा हुआ है आपके पास से, उसको आप अपनी अगली बार की जीएसटी में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। फिर उसका अगला पॉइंट, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको सेट ऑफ की मिलती है परमिशन, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेल। अगर सेल एक ही सेल परचेज एक ही राज्य के भीतर, स्टेट के भीतर हो रही है, खरीद भी बेच भी, तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। और अगर एक से दूसरे राज्य में हो रही है या यूनियन टेरिटरी, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल। ठीक, इतनी चीजें हमने समझ ली। अब इन चीजों को समझ के हमें करना क्या है वो हम अगले कदम में देखते हैं। अब जितना समझ लिया, इससे 3 सवाल बन के निकलते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये कहता है कि क्या केवल सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या इसी पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है या हर तरीके के खर्चे पे होता है? हर तरीके के खर्चे पे होता है। कुछ खर्चे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया हुआ है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है, अदरवाइज सारे ही खर्चों पे जीएसटी लगता है। जीएसटी का रेट अलग अलग हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया 5, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट बताती है और हमें हमारे सिलेबस में भी बताया जाएगा। अदरवाइज जीएसटी सब खर्चों पे लगता है। आपने ये जितना भी जीएसटी आप पे कर रहे हैं, आप इसे एक अलग जगह गैदर कर सकते हैं, और जितना आप कलेक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करके बाकी का पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि जीएसटी हर खर्चे पे लगता है, हर कमाई पे लगता है। दैट्स वन थिंग। पॉइंट नंबर 2 आता है, अगर हमको सेट ऑफ की परमिशन मिल रही है, जैसे कि मैंने बोला कि आपने जितना पे किया है और जितना आप रिसीव कर रहे हैं उन्हें एडजस्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो जितना हम जीएसटी पे कर रहे हैं, राइट, मतलब कोई सर्विसेज आप ले रहे हैं, कुछ खर्चे आप कर रहे हैं तभी आप पे कर रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं इनपुट। इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी में हम वो फिगर रखते हैं जितनी हमने एज अ परचेजर कहीं ना कहीं पे करी है। और दूसरा अकाउंट हम खोल लेते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी में हम वो रखते हैं जो हमें मिला है। तो अगर मान लीजिए इनपुट जीएसटी, किसी भी एक महीने का जीएसटी हर मंथ के कैलकुलेशन होता है, हर मंथ के बाद आपको उसको पे करना होता है। अगर आप इनपुट जीएसटी, मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का जीएसटी पे किया है, ठीक है, कोई भी सर्विस से किसी से काम किया, कोई खर्चे लगे, कोई कुछ हुआ, आपने इतना जीएसटी पे किया है। और जब आउटपुट आपने माल जब बेचा या कुछ भी सर्विसेज आपने दिए जिसके आपने बिल बनाए, आपने लोगों से कलेक्ट किया, तो आपने कलेक्ट किया 30,000 रुपए। आपको फाइनली कितना पेमेंट करना है? आपको केवल 10,000 का पेमेंट करना है, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होगा। जो आप पे कर चुके हैं किसी भी तरीके से वो सरकार के पास पहुंच चुका है, आपको केवल 10,000 का पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे अपने अकाउंटिंग में, हम इन दोनों अकाउंट्स को देखेंगे, इन्हें एडजस्ट करेंगे, 10,000 रुपए हम गवर्नमेंट को दे देंगे, काम खत्म हो गया। तो जितना जीएसटी हम पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ, किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी बिल पे, वो हम अलग रख लेंगे, और जितना जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं अपने सेल्स एंड सप्लाईज पे, उसको अलग रख लेंगे। मंथ एंड में हम दोनों को मैच करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हम पे कर देंगे, बात खत्म हो गई। क्लियर? इसी केस में कई बार ऐसा भी होता है कि इनपुट जीएसटी ज्यादा होता है और ये वाला जीएसटी कम होता है। अब इनपुट अगर 30,000 है, आउटपुट 20,000 था, इसका मतलब है आपको देना तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आपका 10,000 का सरप्लस बच रहा है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट उसको खत्म नहीं करती है, वो कहती है आप रखे रहिए, अगले महीने जो आएगी सिचुएशन उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, उसमें ना हो उसके बाद कर लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। आपके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितना आपने हमें देना था वो हमको पता चल गया है, बस आपके पास जो सरप्लस है उसको आप आगे यूज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब कहानी आती है आखिरी पॉइंट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सेल की। मैंने आपको बताया कि जीएसटी का रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, ठीक है, वो मैंने बोला 5%, 10%, 18%, कुछ भी रेट हो सकता है।
अब ये जो रेट फिक्स कर दिया सेल किसी भी एक प्रोडक्ट की विद इन द स्टेट भी हो सकती है और आउटसाइड द स्टेट भी हो सकती है, तो रेट का विद इन और आउटसाइड से कोई मतलब नहीं है, इंट्रा है या इंटर है, इससे ये रेट चेंज नहीं होगा। ये रेट फिक्स हो जाता है आइटम से, मैं जो आइटम बनाती हूँ उसके हिसाब से ये रेट फिक्स हो जाता है। अब अगर मैंने किसी को अपने ही स्टेट के भीतर अगर बेचा है तो उसको हम इंट्रा स्टेट बोलेंगे, और अगर स्टेट से बाहर में बेचा है तो उसको हम दूसरा स्टेट बोलेंगे, इंटर स्टेट बोल देंगे। इसका हमारे अकाउंटिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका हमारे अकाउंटिंग पे ये इम्पैक्ट आएगा कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट सेल है तो उसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसको आधा कर दिया जाएगा, आधा। तो एक लॉट हो गया 2.5% और दूसरा लॉट भी हो गया 2.5%। जब आप जीएसटी को जमा करेंगे तो आधा आप जमा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, यानी कि सीजीएसटी के खाते में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आधा दूसरा लेवल कौन सा मैंने बताया था, स्टेट, तो आधा जमा करेंगे एसजीएसटी के खाते में, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑटोमेटिकली आप जो टैक्स जमा कर रहे हैं वो आप अपने ही घर से जब आप जमा कर रहे हैं तो आप आधा आधा ही कर रहे हैं, आधा बड़ी सरकार को, आधा छोटी सरकार को। ठीक है, तो उन्होंने अपने ऊपर कोई काम ही नहीं रखा, उन्होंने कहा अगर इंट्रा स्टेट है, स्टेट के भीतर ही है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा स्टेट को मिल जाएगा, उसमें से आधा स्टेट को मिलेगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। और अगर दो स्टेट्स के बीच में है, यानी कि इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहां ना सीजीएसटी लगेगा ना एसजीएसटी लगेगा। उन्होंने बोल दिया इसका नाम है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और पूरा का पूरा 5% यहीं पर पूरा आप आईजीएसटी के नाम से जमा कर देंगे। तो जब हम जब गवर्नमेंट में हमको कोई भी पेमेंट करनी होती है, उसका जो फॉर्म होता है उसे कहा जाता है चालान। क्या कहते हैं उसको? चालान। ठीक है, जैसे स्कूल में हम फीस देते हैं तो गवर्नमेंट में जब हम पेमेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है चालान। तो चालान के ऊपर हमें लिखना पड़ता है कि भैया तुम सीजीएसटी पे कर रहे हो, एसजीएसटी पे कर रहे हो, कि आईजीएसटी पे कर रहे हो। सी और एस, देखो मैंने बोला 5 को मैंने आधा आधा कर दिया, इसका मतलब है सी जाएगा तो एस जाएगा ही जाएगा। सी और एस एक साथ डाले जाते हैं। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सेल है तो आधा सी आधा एस, और अगर इंटर स्टेट सेल है तो केवल आई। बात समझ में आ गई? आई में कितना? पूरा 5%। अगर हम इस स्लैब की बात करें, आई में जाएगा पूरा 5%, लेकिन अगर यही सेल आपकी इंट्रा स्टेट है, स्टेट के भीतर हो रही है, तो 2.5% आप यहां जमा कर दीजिए और 2.5% आप यहां जमा कर दीजिए। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। ठीक, क्वेश्चन देखो। मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई sold 20,000 worth goods to Mr. Y of Pune and 50,000 worth goods to Mr. Z of Bhopal. GST at the rate of 10% is applicable. मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मिस्टर एक्स ने 20,000 का माल बेचा इंट्रा स्टेट, राइट? इंट्रा स्टेट मतलब पुणे वाले को बेचा, ठीक है। जीएसटी 10%, यानी कि आधा सीजीएसटी बन गया और आधा एसजीएसटी बन गया। 5% यहाँ, 5% यहाँ, 1,000 रुपए यहाँ और 1,000 रुपए यहाँ। क्लियर? 50,000 का माल इन्होंने बेचा इंटर स्टेट, यानी कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में। जीएसटी एक बार फिर 10%, पूरा का पूरा आईजीएसटी 10%, यानी कि 5,000। अब जब ये जमा करेंगे मिस्टर एक्स, तो सीजीएसटी जब चालान भरेंगे तो उसमें सीजीएसटी लिखेंगे 1,000 रुपए, एसजीएसटी लिखेंगे 1,000 रुपए और आईजीएसटी लिखेंगे 5,000 रुपए। इस तरीके से ये 7,000 रुपए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। बात समझ में आई? पॉइंट समझ में आया मेरा? वेरी गुड। यही आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो भी बोला था कि परचेजर जो पहले ऐसा परचेजर पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, वो अलग पॉइंट है, उसको भी लेकर आएंगे साथ में। लेकिन अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की बात करते हैं।
तो अब इसमें ये देखो, जब जब सी आएगा तब तब एस आएगा, या एस आएगा तो सी आएगा, क्योंकि कोई भी जीएसटी की फिगर होगी अगर वो इंट्रा स्टेट है, स्टेट के भीतर की है, तो उसके दो हिस्से होने ही होने हैं, एक सी और एक एस। इसीलिए सी और एस हमेशा बराबर बराबर चलते रहते हैं। और जब आपने स्टेट के बाहर बेचा है माल तो आपको आईजीएसटी आ रहा है, वो एक अलग अकाउंट हो गया। तो जब हम स्टेट के भीतर बेचते हैं तो कितना पोर्शन सेंट्रल को मिलने वाला है, कितना स्टेट को मिलने वाला है, वो वहीं से अलग अलग हो जाता है। मगर जो आईजीएसटी जब हम देते हैं तो उसमें से कौन से स्टेट को, भाई दो स्टेट हो गए ना, एक ने माल बेचा और एक ने माल खरीदा, तो कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, सेंट्रल क्या रखेगा, वो गवर्नमेंट की रूलिंग है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। आईजीएसटी का बाइफर्केशन वो कैसे करते हैं ये उन्हें ही पता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा इनपुट, वो जो आप पे कर रहे हो टैक्स, आउटपुट वो जो आप रिसीव कर रहे हो टैक्स, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक, ये चीजें हमने सीखी, इनपुट, आउटपुट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये इनपुट वो है जो आप टैक्स पे कर रहे हैं। जब आप पे कर रहे हैं तभी भी आप किसी से माल खरीद रहे हैं, एक बार फिर वही रूल अप्लाई होता है कि आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी है या इंटर स्टेट परचेज करी है। अगर आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी है तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या पे करेंगे, सी और एस पे करेंगे, सीजीएसटी पे करेंगे और एसजीएसटी पे करेंगे। और अगर इंटर स्टेट परचेज करी है तो आप जो टैक्स पे करेंगे उसकी कैटेगरी होगी आईजीएसटी। तो जब आप और परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अकाउंट बन गए इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। और जब आप माल बेच रहे हैं तो या तो आप इंटर स्टेट बेचेंगे या इंट्रा स्टेट बेचेंगे। अगर आप बेचते समय इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के भीतर ही बेच रहे हैं तो उस पे जो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो बन जाएगा आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। और अगर आप इंटर स्टेट बेच रहे हैं, मतलब दूसरे स्टेट को माल बेच रहे हैं, तो उस पे जो जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे वो बन जाएगा आउटपुट आईजीएसटी। तो हमारे पास 6 अकाउंट्स बनते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, ये परचेज के ऊपर, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ये सेल के ऊपर। जीएसटी नाम से कोई अकाउंट नहीं होता, उसके आगे सी या एस या आई ये लगा होना जरूरी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो या तो सेंट्रल जीएसटी है या स्टेट जीएसटी है या इंटीग्रेटेड जीएसटी है। जीएसटी नाम से कोई अकाउंट नहीं होता है। अगर आपका क्वेश्चन जीएसटी रेट दे रहा है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%, आपको ये देखना है कि अगर ये विद इन द स्टेट हो रहा है तो इस जीएसटी रेट को दो पार्ट्स में बांटो, सी और एस बनाओ। और अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है तो जो पूरा का पूरा जीएसटी है उसको आई बना दो। सो देयर इज नथिंग लाइक जीएसटी, इट इज आइदर सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। यस, अब मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी है वो रेट होता है 2%, 5%, 10%। अब ये अप्लाई किस पे करना है? क्योंकि आपकी एक सेल की फिगर हुई, ठीक है, लिस्ट प्राइस हुआ, उस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई और रिबेट दे रहे हैं, तो ये जीएसटी किसके ऊपर अप्लाई करना है? तो लॉ ये कहता है कि सब डिस्काउंट देने के बाद जो फिगर आएगी जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। लॉ कहता है कि जीएसटी लगेगा टैक्सेबल वैल्यू पे। और टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? टैक्सेबल वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग ऑल डिस्काउंट्स, बोथ प्री सेल डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, पोस्ट सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट डिस्काउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने तरीके के डिस्काउंट्स हैं वो सारे खत्म कर दीजिए, उसके बाद जो फिगर निकल के आए उसके ऊपर अप्लाई करिए। तो गवर्नमेंट कहती है हमें आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप मुझे एमआरपी पे दीजिए, नहीं, आपने जितने डिस्काउंट देने हैं सब दे दीजिए, उसके बाद वाली फिगर पे जीएसटी लगा दीजिए। समझ में आया? तो ये देखते हैं हम लोग अमरसंस दिल्ली। अब यहीं से
जब हम जीएसटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको यहीं से दिमाग करना है कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या चलने वाला है। अमरसंस दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स दिल्ली, दिल्ली का माल दिल्ली में बिक रहा है। इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट? इंट्रास्टेट। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आधा आधा, समझ में आ गया? पहली चीज, अभी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मालूम नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन हमने पहले से दिमाग बनाना शुरू कर दिया। लिस्ट प्राइस था 20,000, 10% उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 20,000 का ये लिस्ट प्राइस था, 10% यानी 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, फिगर निकल के आ गई 18,000 रुपए की। ठीक, जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज 6% ईच। क्वेश्चन कई तरीकों से लिख सकता है, वो सीधा जीएसटी 12% भी लिख सकता था, तब भी आप क्या करते, इसको दो हिस्सों में तोड़ते, सी के लिए 6% रखते और एस के लिए फिर 6% रखते। यहाँ इन्होंने आपका काम सिंपल कर दिया है, क्योंकि सी और एस इन्होंने पहले ही बता दिया आपको 6% लगेगा। इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय अमरसंस विल बी एज फॉलोज, सिर्फ एक ही डिस्काउंट है तो 18,000 का हो गया डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर ये लगा दिया सी और ये लगा दिया एस, टोटल बन गया 20,160। अब ये जो अतुल ब्रदर्स दिल्ली है ये आपको 20,160 रुपए देगा, जिसमें से 18,000 तो ये अपने पास रख लेंगे अमरसंस, और ये दोनों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करवा देंगे। ठीक है, वो इनपुट सेट करने के बाद, वो अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं दूसरे पे। दूसरा वाला क्या कह रहा है भाई? दूसरा वाला ये कह रहा है हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी दिल्ली। क्या दोनों, ये भी फिर भी सीजीएसटी वाला ही दे दिया। तो दिल्ली का माल दिल्ली में बिक रहा है, लिस्ट प्राइस थी 1,00,000 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो टीडी इसके ऊपर है 20%, फिर सीडी है 2%। अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के समय ही उसने पैसा दे दिया, तो पूरे पे उसको कैश डिस्काउंट मिल गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच। मेरा एक बहुत इलेबोरेटेड लेक्चर है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट सबके, आप देखना, आपको वहां जरूर दिखाई देगा अगर आपको इस सेगमेंट में डाउट होता है तो सबसे पहले बेस फिगर लिख ली, उसके ऊपर टीडी लगा दिया, टीडी वाली जो फिगर आई उसके ऊपर सीडी लगा दिया, 1600 ये हो गया। यहाँ आ गए हम। अब जो फिगर आ रही है नेट ऑफ ऑल द डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, जो भी फिगर आ रही है उसके ऊपर आप 6% के हिसाब से सीजीएसटी लगा दीजिए, सेम अमाउंट, एसजीएसटी का सेम चलते हैं, सी और एस बराबर चलते हैं। ये आ गई आपकी फाइनल फिगर। तो ये वैल्यू है जो आपको ये मिस्टर अनिल संस देंगे, किसको? हरी एंड कंपनी को। क्लियर हो गया? तो जो टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब जो भी आपका सेल वैल्यू है आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, जो फिगर निकल के आ रही है उसके ऊपर आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। और सी और एस की फिगर सेम होती है, अगर परसेंटेज दिया है तो उसको आधा करके आधा सी आधा एस कर दीजिए, और अगर इंटरस्टेट सेल है तो पूरा का पूरा आई में चला जाएगा। क्लियर? गुड, ठीक। इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। हमने जीएसटी समझ लिया, जीएसटी के जितने ब्रांचेस थे वो समझ लिए, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इसके ऊपर अकाउंटिंग कैसे करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जीएसटी का एडजस्टमेंट। कौन सा किसके अगेंस्ट, कौन सा इनपुट किसके अगेंस्ट में हम एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि हमको गवर्नमेंट को जब पेमेंट देना है उसके पहले का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, इंटरेस्टिंग बहुत है। उसके ऊपर मेरी एक फेवरेट कहानी भी है, वो कहानी भी सुनाऊंगी, लेकिन अब ये चीजें अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने जीएसटी का पूरा आउटलाइन समझ लिया, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, दूसरे लेक्चर में न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल के साथ एडजस्टमेंट। ओके, टिल देन बाय बाय।